नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन। हम चर्चा करने वाले कि ईरान ने कल लगभग 200 मिसाइलें दागी जब इसराइल पर, उसके बाद क्या स्थिति बन सकती है, क्या ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन रही है। रोहन, इसराइल चिंतित है। इससे पहले लेबनान, फिर उसके पहले हमास और अब ईरान ने, शायद उम्मीद थी इसराइल को। अब क्या स्थिति बन रही है? देखिए, पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा, उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार दिया। उसके बाद से ही ईरान बौखलाया हुआ था और ईरान का कहना भी था कि नसरल्लाह की जो मौत हुई, उसकी हत्या जो की इजराइल ने, उसके बाद हम जरूर रिटेलिएट करेंगे। और यही वजह है कि ईरान ने बीते दिन 200 मिसाइलें दाग दी इजराइल पर। लेकिन खास बात यह है कि इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ, यहाँ ये भी सवाल, ये बड़ा सवाल है। और कल से ईरान ये कह रहा है कि हमने मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, हमने नतांज में F-35 उड़ा दिए। इसके बारे में जरा बताइए कि क्या नुकसान तमाम बातें यहाँ अंजीत कि आखिर अब इजराइल क्या करेगा, पलटवार कैसे करेगा, और दूसरी बात इजराइल को इससे नुकसान कितना हुआ है। नुकसान की बात कर लें तो जाहिर तौर पर ट्विटर पे या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से खबरें वायरल हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं जिस तरह से, तो तमाम दावे किए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया भी दावे कर रहा है कि मोसाद का हमने हेडक्वार्टर उड़ा दिया, तमाम इजरायली नागरिक कितने मारे गए। लेकिन असलियत क्या है, इजरायली नागरिक तो मारे ही नहीं गए, कुछ भी नुकसान उसको नहीं हुआ है ना। अच्छा, मतलब हमले से पहले ही इजराइल के जो सूत्र थे उससे उसको खबर मिल गई थी। अमेरिकी मीडिया ने भी शाम को बता दिया था कि हमले करने की तैयारी कर रहा है। तो इजराइल ने अपने तमाम नागरिकों से पहले ही कह दिया था कि आप हमले से पहले ही बंकर्स में शिफ्ट हो जाओ, है ना, बंकर्स में चले जाओ। तो इससे मिसाइल अटैक से जाहिर तौर पर इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, 6-7 इजरायली नागरिकों की मौत की खबर आई है। वो मौत इसलिए भी हुई क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह के कुछ लड़ाके दाखिल हो गए थे इजराइल की सीमा में। उन्होंने ग्राउंड अटैक किया है, फायरिंग किया है, शूटिंग में 5-6 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वो शूटर भी मारे गए। लेकिन ईरान के अटैक में कोई भी इजरायली नागरिक, कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल क्या अब अटैक करने वाला है। तो बहुत लोग तो मान रहे हैं कि इजराइल अब क्या अपनी सेना का सहारा लेगा, आईडीएफ का सहारा लेगा, या मोसाद को लेकर भी बातें चल रही है। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि बिना ईरान को टच किए भी इजराइल उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर लेते हैं। 5th जनरेशन वॉरफेयर इन द सेंस बिना टच किए भी उसको वहां तख्ता पलट करा सकता है। ईरान की कोशिश ये है कि इजराइल की कोशिश ये है कि ईरान में तख्ता पलट कहीं ना कहीं करा दिया जाए। और इससे पहले हिजाब विवाद जो हुआ था, तमाम हमने देखा भी था, बड़ा रोल था इजराइल का। तो यही कोशिश है कहीं ना कहीं। और इसी को आप देख लें, नसरल्लाह की जब मौत हुई तो इजराइल ने कहा भी था कि ईरान ने कहा भी था कि हम रिटेलिएट करेंगे। उसे डर इसी बात की थी कि कहीं ना कहीं इजराइल ने, और नेतन्याहू ने हाल ही में संबोधन दिया था ईरानी नागरिकों, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी दुश्मनी ईरान के नागरिकों से नहीं है, वहां की जो सरकार है, वहां की जो हुकूमत है उससे है। तो ये एक इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ईरान की हुकूमत को चैलेंज उन्होंने कर दिया था। और इसी वजह से अब ईरान की जो हुकूमत है उसने इजराइल पर अटैक किया है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए कहीं ना कहीं, हाँ, हम अभी मजबूत हैं, है ना। तो यही वजह है। एक वो दौर भी था जब इजराइल और ईरान दोनों बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे और उनसे ज्यादा अच्छा मित्र कोई नहीं था उस क्षेत्र में। लेकिन जब हालात बदले तो बदल गए। अब मुझे एक चीज बताइए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई, दुबे सर आप भी आ जाइए जरा चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आयरन डोम है इजराइल का, और जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई ईरान की तरफ से, वो रोकने में सक्षम नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई? बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस है, अमेरिका ने उन मिसाइलों को मार गिराया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अमेरिका तो उसकी हर सूरत में उसकी मदद अमेरिका को करनी ही करनी है। आप देखिए कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीमा नहीं लगती है। हाँ। दोनों एक दूसरे से करीब 1800-1900 के आसपास, 1900 इतने किलोमीटर की दूरी पर है। जब ईरान की तरफ से मिसाइलें चली तो इजराइल से पहले देश पड़ता है जॉर्डन। इराक को क्रॉस किया। इराक को क्रॉस करने के बाद जब जॉर्डन पड़ा, तो जॉर्डन एक वो मुल्क है अंजीत जो कभी इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था। हाँ, ठीक है। जब इजराइल बना 1948 में, तो सबसे पहले जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया, ये 3 देश जो कि इजराइल की 3 तरफ है, इन तीनों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था 1948 में। और इजराइल बड़े आराम से तीनों। अच्छा, उस वक्त ईरान दोस्त था इजराइल का? हाँ, ईरान 1948 में दोस्त नहीं था। ईरान दोस्त बना एक्चुअली। ईरान में तख्ता पलट हुआ था, मोहम्मद मोसाद्देक की सरकार का तख्ता पलट CIA ने करवाया था। वो उस समय तेल की जो ऑयल कंपनीज थी उसका नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, अमेरिका चाहता नहीं था।
मुसाद्दिक की सरकार का तख्ता पलट करवाया, रजा पहलवी को सत्ता दिलवाई अमेरिका की ओर से, ओके। और ये सब चला उस वक्त 1979 तक। वो पक्के मित्र हो गए थे। हाँ, 1979 तक ये सब चला, लेकिन रजा पहलवी का जो शासनकाल था उस वक्त अमेरिका की एंट्री ईरान में बहुत ज़्यादा थी। ईरान के अमेरिकन जो कल्चर था, पॉप कल्चर था, वो सब ईरान की समाज में काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। आपने देखा होगा कुछ तस्वीरें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं रोहन, के एक वक्त था तब ईरान ऐसा हुआ करता था, ये वही वक्त था। लेकिन उस शासन के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को पूरी तरीके से छूट दे दी थी ईरान के तेल को लूटने की, जिसके खिलाफ वहाँ की जनता थी। और उसके बाद इस्लामिक क्रांति हुई, और जो खुमैनी थे, जो कि बाहर निर्वासन में जी रहे थे, उनको बुलाया गया और उनको सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यही वक्त था जब अमेरिकन खेमे से ईरान चला गया और हमेशा के लिए दुश्मन बन गया। ये वही रिजीम है। खुमैनी के बाद, खुमैनी 79 में बने और 89 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद खामनेई बने। खामनेई अभी तक है, 35 साल हो गए। तो इस रिजीम को बदलने के लिए अमेरिका कई कोशिशें कर चुका है। ईरान में कई सारे विरोध प्रदर्शन भी बीच बीच में हुए, जिनमें ये कहा जाता है कि इसमें अमेरिकन कंपनीज का पैसा लगा हुआ है, अमेरिकी पैसे से ही वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि वो रिजीम बदल जाए, लेकिन वो रिजीम अभी तक नहीं बदला है। अब जब नेतन्याहू ने परसों जो एड्रेस किया ईरान की आवाम को, तो उस एड्रेस में उन्होंने ईरान की आवाम से कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं बल्कि आपके रिजीम से है। यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि शायद ईरानियन रिजीम को ये खतरा महसूस हुआ कि अब शायद इजराइल के बहाने अमेरिका हमारी सत्ता को बदलना कर रहा है। इससे पहले कि वो कोशिश करें, वो किसी मुगालते में अगर है तो उस मुगालते को दूर किया जाए और उस पर हमला किया जाए। ये जो हमला है, जो एक हमला अप्रैल में भी किया था ईरान ने, जब दमिश्क में उनके दूतावास में इराकी हमले में कुछ कमांडर्स मारे गए थे। इसके बाद अप्रैल के महीने में ईरान की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन वो मोरलेस एक प्रतीकात्मक हमला था। कुछ ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ भी नहीं था और ज़्यादा बड़ी मिसाइलें उसमें यूज़ नहीं की गई थी। लेकिन ये हमला, इस हमले और उस हमले में ह्यूज डिफरेंस है। यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज की गई थी। आप देखिए मोसाद के हेडक्वार्टर के बगल में 30 फुट नीचे तक गड्ढे होने की, हाँ, मैं वही जानना चाहता, कल के लिए खबर थी कि मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, F-35 उड़ा दिया। नहीं, उड़ा नहीं दिया है। एक वो बेस जहाँ पर F-35, जहाँ पर उनके स्टेशन रहते हैं, हाँ, वहाँ हमला किया गया। तो ऐसी ऐसी जगह पर हमला किया गया और सीरियसनेस दिखाता है ईरान की कि ये हमला, और 180 के आसपास मिसाइलें यहाँ हुई हैं। अब आप देखिए, अब जहाँ से आपने बात शुरू की थी आयरन डोम, बिल्कुल, या एक एरो सिस्टम, तो आयरन डोम सिस्टम कोई फुल प्रूफ नहीं है। ये कितना नाकाम हो जाता है ये तो हमने पिछले साल अक्टूबर में देख लिया था, जब हमास की तरफ से हमला किया गया था। क्योंकि आप आयरन डोम का काम करने का एक तरीका है, उसमें आप 8 मिसाइल, 12, 16 मिसाइल, अब देखिए एक साथ जब कई सारी मिसाइलें आपके लिए अटैक के लिए आएगी तो उसका रडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, तो किनको टारगेट करें, क्योंकि उसका एक सिस्टम ऐसे चलता है ना कि पहले रडार आपको उसको चिन्हित करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल आ रहा है। उसके बाद फिर रडार की तरफ से लॉक किया जाता है और फिर उसकी जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसकी मिसाइल जाती है, जो मिसाइल भेदी मिसाइल होती है, इंटरसेप्टर इसे कहते हैं, वो जाती है और उसको खत्म करती है ऊपर जाकर। लेकिन जब इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइल्स या रॉकेट्स का हमला हो जाएगा तो आयरन डोम ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। हाँ, जो हमास ने मिसाइल दागी थी, हाँ, वो तो रॉकेट्स थे, मिसाइलें नहीं थी, रॉकेट्स थे हमास के। उसने जब फेल कर दिया, उसने जब फेल कर दिया तो फिर आप देखिए ईरान की मिसाइल है, तो उसके लिए देखिए उसकी मदद के लिए है। आयरन डोम काम कब करता है? आयरन डोम काम करेगा जबकि इजराइल के आसमान में खतरा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। इजराइल और ईरान की सीमाएं दूर हैं। उससे पहले आपका मुल्क पड़ता है इराक, उससे पहले आपका मुल्क पड़ता है जॉर्डन। आप जब जाएंगी ईरान की मिसाइलें या हूतियों की तरफ से जो मिसाइलें जाती हैं उनको वो सऊदी अरेबिया से होते हुए जाती हैं। दोनों जगह पर अमेरिका के अड्डे हैं, तो अमेरिकन बेस बने हुए हैं। तो जो जब ईरान की मिसाइलें जाती हैं तो उनको जॉर्डन में मौजूद करें, जॉर्डन के सिस्टम में फेल कर, जॉर्डन के पास ऐसा कहाँ सिस्टम आ गया जो फेल कर देगा किसी को? वो अमेरिकन सिस्टम है, सारे के सारे अमेरिकन बेस हैं जॉर्डन में। वहाँ से उस सिस्टम के जरिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सके वो, कुछ मिसाइलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और कई मिसाइलें जो है तेल अवीव में जाकर गिरी भी है। ये अब देखने वाली बात है। जानकारी रंजीत अभी तक नहीं आई कि उसमें कितना वॉर हेड था, कितना उन्होंने बारूद उसमें डाल के भेजा था। नहीं, वो कुछ तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पे, देखा उसमें बड़ी हाँ, नहीं मिसाइल बड़ी तो होती है, वो तो उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन उसका वॉरहेड कितना ज्यादा है, उसमें गोला बारूद कितना भरा हुआ है। सुमित जी, यहाँ दर्शकों की कुछ सवाल मैं पढ़ भी रहा था, हमसे पूछ भी रहे दर्शक, कुछ आसान भाषा में आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को आप काफी करीब से आप देखते भी हैं। यहाँ हमने देखा कि रूस की पीएम पहुंचे थे बीते दिनों ईरान, और ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के ऑर्डर के बाद ही ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया। ऑर्डर नहीं कह सकते इसको, लेकिन रूस और ईरान के बीच में पिछले कुछ सालों में डिफेंस को लेकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है।
रूस खुद पिछले 2.25 साल 2.5 साल से जो है जंग में फंसा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा कि रूस की मदद ईरान ने बहुत ज़्यादा की है। पहले जो आपने देखा होगा फरवरी में जब अटैक हुआ था शुरू में पता लगा कि जो यूक्रेन के जो ड्रोन थे, जो टर्किश ड्रोन थे, उनसे रूस के टैंक एकदम नष्ट हो रहे थे। और ऐसा लगा था कि ड्रोन वॉरफेयर में रूस बहुत पीछे है। ईरान ने रूस की मदद करी, उसके शायद ड्रोन दिया, ना सिर्फ ड्रोन दिया बल्कि रूस में ही एक फैक्ट्री लगाई ड्रोन्स की। और आज की डेट में यूक्रेन और रूस के बीच में टक्कर अगर ड्रोन्स की है तो रूस भारी पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रूस के पास जो मिसाइल्स का जखीरा था वो खत्म हुआ। रूस ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल्स ली, वो मिसाइलें पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुई। और अब खबर यह है कि ईरान की तरफ से सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स के कंसाइनमेंट रूस पहुंच चुके हैं। ईरान की मिसाइल्स खराब नहीं है, उनकी ज़रूरत रूस को भी है और वो यूक्रेन के लिए मुसीबत ला सकती है। अब यहाँ पॉइंट क्या है कि रूस और ईरान के बीच में डिफेंस का जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना है। यहाँ से मिसाइल्स गई हुई हैं, एयर डिफेंस सिस्टम रूस ईरान के पास, माफ कीजिएगा, जो मौजूद है वो है S-300, S-400। हाँ, जो S-400 भारत के पास है, जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, उससे थोड़ा सा नीचे का S-300। उसने वो भी रूस से लिया होगा। हाँ, वो रूस से लिया हुआ है और S-300। इसराइल ने तो उसे तबाह भी किया है एक बार। हाँ, वो अप्रैल में जब हुआ था तब उसके पास ही हमला किया था। तो वो एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा वो तो एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, वो उसके पास रूस से मिले हुए हैं। आप एक ऐसे समझिए कि जो हम बात कर रहे थे 1971 में, जो 79 में जो इस्लामिक क्रांति हुई, तब से अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगा दी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस जो है ईरान के लिए खत्म हो गया। इसराइल की तुलना में ईरान के पास जो एयरफोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। हाँ, उसके जो फाइटर जेट्स हैं या फिर उसके जो इंटरसेप्टर्स हैं या बॉम्बर्स हैं, वो उसी ज़माने के हैं जो 79 की इस्लामिक क्रांति से पहले उसको अमेरिका ने दिए थे। उसके अलावा कहाँ से चोरी की थी वो फाइटर जेट MiG-21? हाँ, वो सीरिया से खरीद। अच्छा, सीरिया से चोरी की थी। ओके, तो अच्छा ठीक है, हाँ फिर और लगते हैं। तो अब ईरान के पास जो उसकी एयरफोर्स है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसकी भरपाई उसने अपनी मिसाइल पावर के जरिए की है। ईरान जानता है कि उसके पास मॉडर्न जेट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसराइल को तो F-35 जैसा फाइटर जेट दे रखा है अमेरिका ने, लेकिन ईरान के पास तो कुछ नहीं है। रशिया के साथ उसकी शायद सुखोई 35 की डील है, जो कि रशिया को वहाँ उसे फाइटर जेट्स देने थे, अभी तक दिए नहीं है। तो ईरान का पूरा फोकस अपनी मिसाइल्स पर है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब जो इजरायली फाइटर जेट्स आएंगे तो वो उनको उससे नाकाम कर सके। जैसे इसका आयरन डोम की टक्कर का तो फिर नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी इनके पास कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स है जो कि वार कर सकते हैं। सुमित जी, यहाँ एक और पॉइंट पूछना चाहूँगा। रशिया की रणनीति क्या ऐसी है कि अमेरिका को यूक्रेन से हटाकर, जो यूक्रेन में एक्टिव है अमेरिका, भी यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका, तो मिडिल ईस्ट में उलझाकर यूक्रेन फतेह करने का जो वो रास्ता है वो किया जा सके? देखिए, रणनीति तो नहीं कह सकते क्योंकि ये तो शुरू ही किया गया, ये रूस का शुरू किया हुआ नहीं है। और अमेरिका तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि ये जो है थम जाए, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल की तरफ से इसको एस्केलेट किया जा रहा है। आप देखिए क्या जरूरत थी नसरल्ला को मारने की और इतना ज्यादा टेंशन को ऊपर ले जाने की, है ना। तो वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। अब जहाँ तक आप जो कह रहे हैं वो बात एक सही है कुछ हद तक, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका एक इतनी बड़ी वॉर मशीन है और उसका फैक्ट्री आउटपुट है डिफेंस का कि वो 2 जगह की लड़ाई को बड़े आराम से स्पॉन्सर कर सकता है। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाली जो बात कही जा रही है, अरब वॉर की बात कही जा रही है? नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक रीजनल वॉर बड़ी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि हम जो बात कर रहे थे, इजराइल और ईरान तो एक दूसरे से दूर हैं काफ़ी, लेकिन इजराइल 3 तरफ से ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ है जो कि ईरान के हैं, चाहे वो सीरिया में हो या फिर हिजबुल्ला हो लेबनान का, और इराक में भी। इन 3 जगह पर ईरान के द्वारा बनाए गए, पोषित किए गए और मजबूत करके तैयार किए गए मिलिशिया है, हज़ारों इनके पास लड़ाके हैं, हथियार हैं। ये जाकर इसराइल में घुसकर वार कर सकते हैं। ये सहूलियत इसराइल के पास नहीं है क्योंकि ईरान दूर है उससे। इसराइल के पास जो सहूलियत है वो ये है कि अमेरिका के अड्डे कई सारे देशों में है, चाहे कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, तो वहाँ उन बेसिस से ईरान में घुसा जा सकता है। लेकिन देखने वाला सवाल ये है कि क्या अमेरिकन लोग अपने बच्चों की, अपने सैनिकों की जानें गंवाना चाहेंगे इसराइल के लिए? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अफगानिस्तान में हमने देखा हमला हुआ 20 साल बाद, वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से अमेरिका भागा। इराक में हमला किया, अपने इराक से आप भागे। एक और नई जंग में आप अपने फौजियों को कैसे भटकाना चाहेंगे? अभी इलेक्शन होना है वहाँ पर। कमला हैरिस ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था, एक बयान दिया था कि हम एक ऐसे पूरी सेंचुरी में एक ऐसा वक्त है जब कोई भी अमेरिकन फौजी कहीं पर नहीं लड़ रहा है, और हर समय हमारे बेटे बच्चे कहीं ना कहीं लड़ रहे होते थे। और ये हमने कई बार देखा है, अमेरिका पे जब तक डायरेक्ट अटैक नहीं होता है तब तक वो अपने सैनिकों की बलिदान
नहीं देता है कई जगह देता है। वियतनाम युद्ध में फंसा था, कई जगह उसने ऑपरेशंस चलाए हैं, डायरेक्ट इराक में चलाया था, लेकिन उसके इंटरेस्ट उस समय दूसरे होते थे। और ये बात है कि अमेरिका में वियतनाम युद्ध के बाद जो 30 साल के आसपास चला था, तब से वहाँ एक सेंस डेवलप हुआ है कि बेवजह हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को मरने के लिए नहीं भेजेंगे। अगर एक भी अमेरिकन सैनिक की जान जाती है तो उसका डोमेस्टिक प्रेशर जो है सरकार के ऊपर पड़ता है। एक आखिरी सवाल है, और ये लोगों का सवाल है, क्योंकि आपने मोटा मोटा समझाया कि एयर वाले मामले में, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इस मामले में इजराइल मजबूत है और मिसाइलों के मामले में ईरान मजबूत है। लेकिन अगर हम सारा ओवरऑल देखें जो जनता के मन में है, और अभी स्थिति बदल जाती है, जैसे अभी इजराइल हमला कर दे फिर ईरान हमला करे, दोनों में भारी कौन पड़ेगा? भारी देखिए, मुझे लगता है अगर ऑल आउट वॉर हुई तो ईरान हारेगा नहीं। भारी तो देखिए आज की डेट में तो रोहन, मतलब जिसकी तरफ अमेरिका वही भारी है ना। लेकिन उधर भी तो रशिया और चाइना का, नहीं रशिया चाइना इतना एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहा है। रशिया और चाइना आप उसको, अच्छा एक्टिवली सपोर्ट करने की बात जो आपने कही, तो वहां पर एक मैं पॉइंट रेस बस करना चाहूंगा। अगर इजराइल रिटालिएट करता है, रिटालिएट करने की सोचता भी है, तो क्या वो ईरान के ऑयल प्लांट्स को टारगेट करेगा? हाँ, या फिर उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं? ईरान, देखिए इजराइल की जो सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी चिंता है, वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। हाँ एग्जैक्टली, ना सिर्फ अमेरिका की भी वही परेशानी ना है। सिर्फ अब से बल्कि कई साल पहले से। याद कीजिए कि एक बार हमने उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी कि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर प्लांट को भी इजराइल तबाह करना चाहता था कि कहीं ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास ना चली जाए। और 2010 में ईरान के एक न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने के लिए उसको अमेरिका की CIA और उसकी मोसाद दोनों ने मिलकर एक मालवेयर उसमें डाला था ताकि वो बर्बाद हो जाए। शायद मैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। तो नहीं, वो ऐसा था ना कि यहाँ से विमान उड़े थे और उनको बम गिरा दिया था वहां पर। हाँ, नहीं, ये एक वो सॉफ्टवेयर एक डाला गया था, हैक किया गया था उसके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। 2010 की बात है, ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। क्योंकि इजराइल को ये डर है कि अभी जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, उस मिडिल ईस्ट के इलाके में जो पावर का बैलेंस है वो उसकी तरफ है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उससे ज्यादा तगड़ा हो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो फिर वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ने लगेगा। फिर आप एग्जिस्टेंस की जो थ्रेट होती है ना किसी भी मुल्क के लिए, जैसे इराक पर आपने हमला किया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया। इराक पहले क्या हुआ करता था, अब क्या रह गया, वैसा एग्जिस्टेंस आप ईरान का फिर खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, देन इट कैन रिटेलिएट बाय न्यूक्लियर पावर। लेकिन एक चीज और, अगर ऑयल प्लांट्स को अगर इजराइल टारगेट कर देता है तो ईरान कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि इसलिए भी अभी तो उस पर तमाम सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो किसी भी कंट्री के साथ डील नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आर्थिक स्थिति, आर्थिक तौर पर ईरान कमजोर पड़ता है तो रशिया और चाइना के साथ डील कर सकता है। लेकिन ऑयल प्लांट्स ही अगर तबाह हो जाए तो तबाह नहीं होते हैं। तबाह नहीं होंगे, तबाह कैसे होंगे? तबाह वो तो जमीन के अंदर है, तबाह नहीं होंगे। लेकिन ये है कि उनकी जो ऑयल डिपोट है, मतलब जो उनका ऑयल का सेंटर, ये आपने बिल्कुल एक पॉइंट कहा अंजीत, ये भी आप सुनिए कि ईरान के ऊपर पाबंदी है US की कि वो तेल नहीं बेच सकता। भारत जैसा मुल्क जो कि भारत को सस्ता तेल देता था, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो पाबंदी इतनी कड़ी की गई कि भारत को भी वो तेल जो है खरीदना बंद करना पड़ गया ईरान का। तो अब आप सोचिए कि ईरान में कोई ऐसी खेती बाड़ी होती नहीं है ना, उद्योग धंधे कोई ईरान में उतना ज्यादा मॉडर्न है नहीं, तो फिर ईरान का खर्चा कैसे चलता है जब तेल बेच नहीं सकता था। ईरान अपना तेल बेच रहा है और वो 2 नंबर पे तेल बेच रहा है। इसकी कई सारी रिपोर्ट्स अमेरिका की आई है। तेल बेचता है और उसके तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है चाइना। रशियन तो खुद तेल बेचते हैं, चाइना को तेल चाहिए, वो ईरान का सारा तेल चाइना खरीदता है और वो उस तरीके से उसको बेचा जाता है। उनके टैंकर्स को पहले हिंद महासागर के जरिए, फिर प्रशांत महासागर में, इस तरीके से चकमा देकर उसको खरीदा जाता है कि अमेरिका जानते हुए भी, चाहते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो वो सीन नहीं है कि वो नहीं बेच पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 डिपो या 2 डिपो को निशाना बनाएंगे, 3 डिपो को निशाना बनाएंगे। ईरान तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर तेल और गैस का बहुत अकूत भंडार मौजूद है और वो उसको बेच नहीं पा रहा है। वो 2 नंबर में सस्ता बेच रहा है। चाइना को फायदा है कि वो कम पैसे में उसको तेल मिल रहा है। अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। नहीं होगा, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि लग रहा था कि शायद हल्का पड़ जाएगा, लेकिन वो हल्का नहीं पड़ने वाला, जैसा कि यहाँ चर्चा हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।